हेलो स्टूडेंट्स, लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, अब आप इस चैनल को गूगल या यूट्यूब पर सिंपली एड एग्जाम एसके टाइप करके सर्च कर सकते हैं और उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं जिसको आप देखना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे क्लास 12th में मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल यानी समाकलन पर। चैप्टर 7 इंटीग्रल बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें 10 से अधिक एक्सरसाइज हैं। तो इस चैप्टर को एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है, तो पॉसिबल है कि इसके 3 या 4 वीडियो में लेकर के आऊं। तो आज के वीडियो में हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रल के बेसिक्स और फिर मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा आपको एक्सरसाइज 7.1। तो स्टूडेंट्स, इंटीग्रल पर आने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं डिफरेंशिएशन की। हम जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन है हमारे पास x² और इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है तो हम लिखते हैं d/dx x² और इज इक्वल टू हो जाएगा 2x। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन है x⁴n और इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा n और x⁴n-1। तो यहां से हमने इसको निकाल लिया। तो इस प्रोसेस में हम पढ़ते हैं कि x² एक फंक्शन है और उसको जब हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो 2x एक दूसरा फंक्शन आ रहा है। तो x² है फंक्शन और जब उसको हमें डिफरेंशिएट किया x के सापेक्ष तो जो 2x आया है इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या अवकलन गुणांक, और दूसरे टर्म्स में बोलते हैं इसको डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन या x² का अवकलज है 2x। तो हमने ये चीज सीख रखी है डिफरेंशियल कैलकुलस में कि कोई फंक्शन है और उसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। अब अगर हमें ये पूछा जाए कि 2x एक फंक्शन है और हमें बताना है कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, यानी कि हमें बताना है कि 2x इज ए डेरिवेटिव ऑफ डैश डैश। तो 2x किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो यहां पर आप जानते हैं कि 2x किसका डेरिवेटिव है, x² का डेरिवेटिव है। तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा 2x और dx। जो फंक्शन दिया था उसको हमें निकालना है कि वो किसका डेरिवेटिव है। तो इसके लिए हम लिखेंगे 2x dx और फिर लिख देंगे यहां पर x², यानी कि जो 2x फंक्शन है ये x² का डेरिवेटिव है। तो इस पूरी प्रोसेस को समझते हैं कि जब हमें डेरिवेटिव दिया गया है और हमें फंक्शन निकालना है तो इस फंक्शन को बोलते हैं हम एंटी डेरिवेटिव। हिंदी में बोलेंगे इसको प्रति अवकलज, या इसको दूसरा नाम देते हैं प्रिमिटिव, या फिर हम इसको नाम देते हैं इंटीग्रल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2x इज ए डेरिवेटिव ऑफ x², या हम ये भी कह सकते हैं कि x² इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x, या x² इज इंटीग्रल ऑफ 2x। और इसको लिखने का तरीका ये है कि एक साइन लगाते हैं, इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। 2x जिस फंक्शन का आपको इंटीग्रल निकालना है या एंटी डेरिवेटिव निकालना है, और x है कि जो चर है उसके सापेक्ष अगर हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, और जो फंक्शन आएगा उसको बोलेंगे इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन या एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो ये वाली प्रोसेस है समाकलन की, और यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि समाकलन की प्रोसेस जस्ट अपोजिट है डिफरेंशियल प्रोसेस की। तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f(x) और इसको हम x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं d/dx, तो एक और फंक्शन आएगा f(x). तो अगर हम f(x) को यानी कैपिटल f(x) को डिफरेंशिएट करते हैं x के सापेक्ष तो हमें मिलता है एक और नया फंक्शन स्मॉल f(x). तो इस स्मॉल f(x) यानी इस फंक्शन को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से हमारे पास कैपिटल f(x) आ जाएगा, और इसको लिखने की प्रोसेस हम ये लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल f(x) dx और इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल f(x). तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पे लिखा था d/dx x² बराबर 2x, या हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट dx इज इक्वल टू x²। तो अब आइए समझते हैं इस प्रोसेस को। हमने क्या पढ़ा? इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस व्हिच इज इनवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की अपोजिट प्रोसेस को बोलेंगे इंटीग्रेशन। इन डिफरेंशिएशन वी फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव्स, व्हाइल इन इंटीग्रेशन वी फाइंड द फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन। हमें वो फंक्शन ज्ञात करना है इंटीग्रेशन में
जिसका डेरिवेटिव पहले से दिया गया होगा। थर्ड थिंग, द फंक्शन सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द एंटी डेरिवेटिव और द इंटीग्रल। अगर 2x का आपको, अगर हमें यह बताना है कि 2x किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो 2x एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है, और अब हम इस एक्स स्क्वायर को बोलेंगे इस 2x का एंटी डेरिवेटिव या इसका प्रिमिटिव या इसका इंटीग्रल। Here the symbol denotes integration and dx indicate that integration is to be performed with respect to x। अगर हम इंटीग्रेशन साइन के बाद dx लिख रहे हैं तो जो भी फंक्शन यहाँ पर है उसको हम x के सापेक्ष समाकलित कर रहे हैं, और x इज ए वेरिएबल, x चर राशि है, एंड c इज कांस्टेंट। अब हम इस c को समझते हैं कि c क्या है। जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो सिर्फ एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे, बल्कि यहां पर हम एक्स स्क्वायर के साथ एक और कोएफिशिएंट लिख लेते हैं, उसको लिखते हैं c। ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x, तो 2x का डेरिवेटिव, तो 2x का एंटी डेरिवेटिव होगा एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस c को भी डिफरेंशिएट करते हैं तो हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 2x और प्लस c का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो 2x स्क्वायर प्लस c का डेरिवेटिव है 2x, तो 2x का एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस c। तो 2x का एंटी डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर भी हो रहा है और एक्स स्क्वायर प्लस c भी हो रहा है। ये इस कंडीशन में हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमें c की वैल्यू चाहे कुछ भी हो उसका डेरिवेटिव 0 होगा, लेकिन जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें उस कांस्टेंट को भी लिखना पड़ेगा, तो इसलिए ये एक्स स्क्वायर प्लस c हो जाएगा। तो हम जब भी इंटीग्रेशन करेंगे, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रल के साथ साथ हमें एक कांस्टेंट भी लिखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आइए अब देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और उनके इंटीग्रल्स। पहला फॉर्मूला है, हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स और एक्स टू पावर n इज इक्वल टू होता है n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1, एक घात कम हो जाएगी। अब अगर हम इस वाले फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो इसी फॉर्मूले को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले को लिख सकते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स टू पावर n। फंक्शन था और उसका डेरिवेटिव ये है। अब यहाँ डेरिवेटिव आ गया तो उसका एंटी डेरिवेटिव फिर से वही फंक्शन आ गया। या इसी फॉर्मूले को अगर हम इस तरह से लिखें, डी बाई डी एक्स एक्स टू पावर n प्लस 1 और डिवीजन में भी n प्लस 1, और इसको हम डिफरेंशिएट करें तो देखेंगे 1 अपॉन n प्लस 1 तो कांस्टेंट है, तो ऐसा आ जाएगा। और x टू पावर n प्लस 1 को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो जो पावर है पहले उसको लिखेंगे n प्लस 1 और फिर x लिखेंगे, और उसकी पावर को n प्लस 1 थी तो n प्लस 1 और 1 घटा देंगे तो सिर्फ बच जाएगी पावर n। और यहाँ n प्लस 1 से n प्लस 1 कर दिया तो हम सिर्फ इसको लिख सकते हैं x टू पावर n। तो यहां से हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो इस तरह से लिख लेंगे हम, x टू पावर n डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा x टू पावर n प्लस 1 और डिवीजन में भी n प्लस 1। ठीक है, तो यहां से उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें कि अगर हमको एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 1 जुड़ जाएगा यानी 2 प्लस 1 3, और डिवीजन में भी आ जाएगा 3। तो यहां पर आप एक डिफरेंस देख रहे होंगे जो डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में है कि जब आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसकी पावर होती है माइनस में, कम हो जाती है, 1 कम हो जाती है, और जब आप उसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसकी पावर 1 बढ़ जाती है। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर केस लेते हैं व्हेन n इज इक्वल टू 0। अगर n 0 हो तो हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा डी बाई डी एक्स और एक्स की पावर n प्लस 1 यानी x की पावर 1 बचेगा, और हर में भी 1 0 प्लस 1 यानी 1 बचेगा, तो सिर्फ फंक्शन हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x। और अगर x को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू आती है 1, और अब हम इस 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी x। तो हम यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, यानी 1 है या कोई कांस्टेंट है तो उसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x और प्लस c हमें हर जगह लिखना है। तो इसी फॉर्मूले के आधार पर आपको जितने भी अलजेब्रिकल फंक्शन दिए गए होंगे उनको इंटीग्रेट करना है। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की। तो आप जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस एक्स, और अगर आप इस कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा साइन एक्स।
थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स। अगर आप cos x को डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको मिलता है माइनस साइन एक्स। तो अगर आप माइनस cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ प्लस साइन एक्स हो जाएगा। तो माइनस cos x को अगर आप डिफरेंशिएट करते तो आता है साइन एक्स। तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया कि अगर आप साइन एक्स को इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपको मिल जाएगा माइनस cos x। अगला फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स टेन एक्स। तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहां से आपके पास आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर टेन एक्स प्लस सी। इसी प्रकार से अगर हम डी बाई डी एक्स और कॉट एक्स का निकालें तो कॉट एक्स इक्वल टू हो जाता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको माइनस ले लेंगे तो कॉसेक स्क्वायर एक्स यहाँ प्लस हो जाएगा। तो अब इंटीग्रेशन में लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस सी। अगला है डी बाई डी एक्स सेक एक्स सेक एक्स। तो सेक एक्स का अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आप लिखते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और यहां पर उल्टा हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा सेक एक्स और प्लस सी। और इसी प्रकार से अगली टर्म ले लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स और कॉसेक एक्स। तो कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और अगर इसको कॉसेक एक्स कॉट एक्स लें तो या माइनस कॉसेक एक्स आ जाएगा। तो आपके पास अगला फॉर्मूला बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स और प्लस सी। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस थे। अब हम करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को। आठवां फॉर्मूला है, अगर हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स तो हम लिखते हैं 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां से हम देखेंगे कि अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो फिर साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स और प्लस सी। नवा फॉर्मूला इस तरह से कॉस इनवर्स का हो जाएगा डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है, सेम ही चीज होती है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आती है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर आपको इस टर्म को प्लस का लेना है तो कॉस इनवर्स को माइनस का लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फिर से कि इसी फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स और प्लस सी। इसी प्रकार से टेन इनवर्स का लेते हैं डी बाई डी एक्स, और टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स और प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी प्रकार से 11वां फॉर्मूला कॉट इनवर्स का हो जाएगा डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स। यही चीज होती है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर इसी चीज को लिखना है तो यहाँ माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, इसको प्लस में लिखना है तो और इसी फॉर्मूले को हम ऐसे लिखते हैं इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो मिल जाएगा हमको माइनस कॉट इनवर्स एक्स और प्लस सी। ठीक है, और अभी दो और हैं डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये सेक स्क्वायर की वैल्यू होती है। तो स्टूडेंट्स जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे इस तरह के टर्म्स का 1 अपॉन एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डी एक्स, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, और इसी प्रकार से 13वां फॉर्मूला हो जाएगा कॉसेक का। तो डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स सेम ही वैल्यू होती है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, यानी माइनस 1 अपॉन
एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और अगर इसको हमने फिर से पॉजिटिव साइन लिखना है तो यहाँ इसको नेगेटिव करना पड़ेगा। तो अब फिर से यही फॉर्मूला हो जाएगा, क्वेश्चन 13 में हो जाएगा यही फॉर्मूला, 1 अपॉन एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स की वैल्यू सेकेंड वर्स एक्स प्लस सी तो आपने पहले निकाल ली थी, या इसी को लिखेंगे भी हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स और प्लस सी। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूले हो गए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के, और इसमें 2-3 फॉर्मूले और होते हैं, उनको मैं यहीं पर लिख देता हूं। एक्सपोनेंशियल सीरीज का होता है, आप जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स बराबर ई एक्स ही होता है। तो यहां से आपके पास 14वां फॉर्मूला आ गया कि अगर आप ई एक्स को एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से ई की पावर एक्स ही आएगा और प्लस सी। इसी प्रकार अगला फॉर्मूला होता है लॉग का। तो 15 सवाल में अगर आ जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ log x एट द बेस ऑफ e तो इक्वल होता है 1 अपॉन x। तो यहां से आपके पास 16वां इसका 15वां फॉर्मूला आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा log x और प्लस c और log एट द बेस ऑफ e। ठीक है स्टूडेंट्स, वाला फॉर्मूला हमने बताया था x टू पावर n प्लस 1 वाला, तो वहां पर x टू पावर n की जगह -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि x टू पावर -1 होगा तो हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। और 16वां प्रश्न फिर इसी से है कि आप जानते हैं कि d बाई डी एक्स, अगर किसी वेरिएबल पे पावर लगी है x की, ax dx ax, तो हम क्या लिखते हैं इसको लिखते हैं ax इंटू लॉग ई। ठीक है, अगर हम a टू द पावर x का इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हम क्या लिख देंगे a टू पावर x और डिवाइडेड बाई लॉग a एट द बेस ऑफ e और प्लस c। तो स्टूडेंट्स ये है 16 स्टैंडर्ड फॉर्मूले इंटीग्रल कैलकुलस के, जो आपको बाय हार्ट याद रखने चाहिए, और मैं आशा करूंगा कि आप इनको समझ गए होंगे और इन्हीं के बेसिस पर हमें अपनी आगे की एक्सरसाइज को सॉल्व करनी है। तो आज हम पढ़ते हैं आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स क्लास 12 की एनसीईआरटी मैथ्स में एक्सरसाइज 7.1 में कुल 22 क्वेश्चन है, और उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं और इनको मैं सॉल्व कराना आपको सिखाऊंगा। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द इंटीग्रल बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। 1 से लेकर के 5 तक के जो प्रश्न है इनको आपने मेथड ऑफ इंस्पेक्शन यानी कि निरीक्षण की विधि से हल करना है। निरीक्षण की विधि का मतलब आपको डेरिवेटिव देखना है कि ये किसका डेरिवेटिव हो सकता है। तो आपको पहला चीज दे रखा है कि साइन 2x का आपको निकालना है एंटी डेरिवेटिव, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x एंड विद रिस्पेक्ट ऑफ dx, और इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है। तो इसके लिए हमें इंस्पेक्शन में देखना पड़ेगा कि जानते हैं हम कि साइन x किसका डेरिवेटिव होता है, साइन x डेरिवेटिव होता है cos x का। तो अगर हम cos 2x का डिफरेंशिएशन करते हैं यानी कि डी बाई डी एक्स cos 2x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, cos x का होता है माइनस साइन x, तो cos 2x का हो जाएगा माइनस साइन 2x। और जब हम 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे फिर से तो 2x का डिफरेंशिएशन होता है इंटू 2, यानी कि cos 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2 साइन 2x। अगर इस -2 को हम cos 2x के नीचे ले आएंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको डी बाई डी एक्स माइनस cos 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 2x। तो बाई इंस्पेक्शन हम देखेंगे कि माइनस cos 2x अपॉन 2 का डेरिवेटिव है साइन 2x, तो इसका मतलब साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव होगा माइनस cos 2x। तो अब हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x बराबर क्या हो जाएगा -1/2 इंटू cos 2x। तो ये सवाल का आंसर हो जाएगा, और ये हमने निरीक्षण की विधि से हल किया है, और इसको हम सब्स्टिट्यूशन के मेथड से भी हल कर सकते हैं, जिसको हम पढ़ेंगे आगे की एक्सरसाइजेज में। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब सिमिलरली अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया था cos 3x का इंटीग्रेशन निकालना है cos 3x, तो ऐसे ही आप पहले sin 3x को निकालेंगे। sin 3x का डेरिवेटिव cos 3x बाई 3 होगा। तो अगर हम इसको इंटीग्रेशन निकालना होगा विद रिस्पेक्ट टू x तो हम लिख देंगे cos 3x का sin 3x एंड डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, cos x का माइनस sin x का माइनस cos x में आ जाएगा और cos x का प्लस sin x में आ जाएगा, लेकिन 3x था तो डिवाइड कर दिया 3 से, या 2x तो डिवाइड कर दिया 2 से। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x विद रिस्पेक्ट टू dx।
तो बाई इंस्पेक्शन अगर आप देखेंगे e टू पावर 2x का डिफरेंशियल होता है dy dx और e टू पावर 2x का को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होता है e टू पावर 2x तो होगा ही, और फिर 2x का हमें डिफरेंशियल निकाला तो 2x का डिफरेंशियल होता है 2, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो अगर हमें इस 2 को अगर हम डेरिवेटिव में लाएं तो हम लिखते हैं dy dx e टू पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e टू पावर 2x। e टू पावर 2x का डेरिवेटिव है 2 इंटू e टू पावर 2x, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू e टू पावर 2x, और e टू पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 का डेरिवेटिव है e टू पावर 2x। तो यहां से हमारे पास आ गया e टू पावर 2x का अगर हम एंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो हो जाएगा e टू पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 आंसर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को प्रोसेस को आप एक साथ समझते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन निकालना हमें ax प्लस b के होल स्क्वायर की। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसको बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे, सब्स्टिट्यूशन के द्वारा हम कैसे हल करेंगे इसको, और सब्स्टिट्यूशन के द्वारा बड़े आसानी से आप हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें इंस्पेक्शन करना है ax प्लस b का होल स्क्वायर किस टर्म की डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव का मतलब है कि अवकलन यानी डिफरेंशिएशन करना था हमें, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करने के बाद 2 पावर आ रही है, इसका मतलब जिस पद का ये डिफरेंशिएशन है उस पर 3 पावर्स रही होंगी। तो अगर आप ये देखें ax प्लस b की पावर 3 थी और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें मिलेगा ax प्लस b की पावर 3 थी तो 3 इंटू ax प्लस b और उसकी पावर हो जाएगी 2 डिफरेंशिएशन में। और अभी हमें ax प्लस b का भी डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो ax प्लस b का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सिर्फ आ जाएगा इंटू a और प्लस b कांस्टेंट हो जाए तो 0 आ जाएगा। तो 3ax प्लस b स्क्वायर इंटू a, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3a इंटू ax प्लस b का होल स्क्वायर। तो 3ax प्लस b का होल स्क्वायर डेरिवेटिव है किसका ax प्लस b का होल क्यूब का। अगर हम 3a को यहां ले आए लेफ्ट हैंड साइड में तो हम ऐसे लिखते हैं इसको dy dx ax प्लस b का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू रह जाएगा राइट हैंड साइड में x प्लस b का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि x प्लस b का होल स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है ax प्लस b का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 का डेरिवेटिव है। तो अगर हम इसका एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये वाली चीज आ जाएगी। तो हम लिख देंगे x प्लस b का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा ax प्लस b का होल क्यूब और डिवाइडेड बाय 3। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न है साइन 2x और माइनस में यहाँ 4 भी है -4 और e टू पावर 3x का हमें एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस 4 इंटू e टू पावर 3x का इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ से आप देखेंगे अभी साइन 2x को इंटीग्रेट करना है तो हम जानते हैं साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, तो साइन 2x का होगा माइनस कॉस 2x और डिवाइड कर देंगे इसको 2 से, ठीक है। और इसी प्रकार से -4 तो कांस्टेंट है और e टू पावर 3x का इंटीग्रेशन पहले तो लिखेंगे e टू पावर 3x और इसको डिवाइड कर देंगे 3 से और फिर प्लस आएगा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट यानी c। तो ये आंसर लिख सकते हैं और इसमें चाहे हम इनका एलसीएम लेकर के c कर लें और ये हो जाएगा -3 इंटू कॉस 2x और -8 इंटू e टू पावर 3x और प्लस c, ये कांस्टेंट है तो इसको आपको c लिख सकते हैं, चाहे 6 c लिखे चाहे c लिखे बात ही है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं एक्सरसाइज के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। एक्सरसाइज का 6वां प्रश्न है इंटीग्रेट करना है हमें 4 इंटू ई टू द पावर 3x प्लस 1 को और x के सापेक्ष। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर इज इक्वल टू 4 कॉन्स्टेंट इसको पहले लिख लिया और इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 3x विद रिस्पेक्ट dx और प्लस 1 को इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू dx। सेपरेट कर दिया हमें टर्म्स को, 2 पद थे दोनों को अलग अलग कर दिया। तो आप देखेंगे 4 इंटू ई टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन ई टू द पावर 3x और डिवाइडेड बाई 3 और प्लस 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा x और प्लस यहाँ से भी एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ रहा था, यहाँ से भी एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ रहा था, तो सिर्फ एक ही कांस्टेंट लिखना है हमें, दोनों को कंबाइंड रूप से लिख लिया तो ये जाएगा प्लस c। तो फाइनल आंसर हो जाएगा इसका 4/3 ई टू द पावर 3x प्लस x और प्लस c। ये हो गया आंसर, यानी कि इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है
क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 इसी तरह के हैं, सिंपल से प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इंटीग्रेट करना है आपको स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स पहले को एक्स के सापेक्ष लिखना, तो dx में लिखना पड़ेगा। तो इसको अगर हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन को ऐसे लिखेंगे और यहां हो जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर होगा x और माइनस 1 अपॉन रूट एक्स, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 अपॉन रूट एक्स और माइनस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स। तो रूट एक्स कट गया, तो सिर्फ क्या बचा यहाँ 2। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे x प्लस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 2 और डिफरेंस इंटीग्रेशन और dx। ठीक है, अब सारे पदों को अलग अलग कर देंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स, सॉरी 1 अपॉन रूट एक्स नहीं, 1 अपॉन एक्स होना था, इसने 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा x की पावर माइनस 1 dx। और x की पावर माइनस 1 को हम x की पावर n वाले फॉर्मूले से नहीं करेंगे, बल्कि हो जाएगा log x, तो इसको 1 अपॉन एक्स ही रहने देते हैं, 1 अपॉन एक्स dx और यहाँ हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू dx, 2 इंटू। तो अब आगे देखते हैं, x को इंटीग्रेट करेंगे तो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 अपॉन एक्स को लिखेंगे तो हो जाएगा log x और माइनस 2, तो माइनस 2 को करेंगे तो 2x हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, और अगर इस टर्म को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से ये चीज आ जाएगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आशा है आप समझ गए होंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन नंबर 13, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो जो न्यूमरेटर में जो टर्म है पहले इनको फैक्टराइज कर लेंगे। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कॉमन आता है, ब्रैकेट में बचेगा एक्स माइनस 1 और लास्ट के दो टर्म्स में एक्स माइनस 1 ही है, तो प्लस 1 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आएगा एक्स माइनस 1 और डिवाइड कर देंगे इसको एक्स माइनस 1 से। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पर दो पद रह गए, तो इनमें कॉमन है एक्स माइनस 1 और यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 dx। तो न्यूमरेटर में भी एक्स माइनस 1 है, डिनोमिनेटर में एक्स माइनस 1 कट गया, तो फाइनल जो बचेगा वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स और इनको सेपरेट करके लिखेंगे तो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस 1 इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफरेंस, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स और बाद में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ जाएगा सी। तो दिए गए फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया या उसका एंटी डेरिवेटिव हो गया ये, और यही हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है इंटीग्रेशन करना है हमें 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स और dx का। तो ये इस यहाँ पर तीन पद हैं, तीनों को सेपरेट कर लेंगे। तो पहले लिखेंगे हम 2x स्क्वायर dx माइनस 3 साइन एक्स dx और प्लस 5 और रूट एक्स को लिखेंगे तो x की पावर हाफ लिख लेंगे dx। इंटीग्रेट करेंगे तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर को करेंगे तो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3 और साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस एक्स और प्लस 5 इंटू एक्स की पावर हाफ को करेंगे तो जाएगा एक्स की पावर हाफ प्लस 1 और डिनोमिनेटर में भी हाफ प्लस 1। तो यहां से ये हो गया 2x क्यूब बाई 3 और माइनस 3 को माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3 कॉस एक्स और प्लस 5x की पावर हाफ प्लस 1 है, जाएगा 5x की पावर 3/2 और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 3/2 और अब फाइनली इसका आंसर हो जाएगा 2x क्यूब बाई 3 प्लस 3 कॉस एक्स और प्लस इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जाएगा 10 इंटू एक्स की पावर 3/2 और डिवाइडेड बाई 3 और लास्ट में तीनों का जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है उसको लिख देंगे c और ये हो जाएगा आंसर। और स्टूडेंट्स आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 जो कि है एमसीक्यू। यहाँ पर क्वेश्चन के 4 आंसर दिए गए हैं, उनमें से सही आंसर आपको ढूंढना है और इस तरह के प्रश्नों को हमेशा करना चाहिए क्योंकि इस तरह के प्रश्न ही आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं 21वां प्रश्न है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, यानी हमें रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो यहां पर लिखेंगे रूट एक्स को लिख सकते हैं हम एक्स की पावर हाफ और प्लस
1/√x को लिख सकते हैं x की पावर -½ dx। इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर ½ + 1 और डिनोमिनेटर में भी ½ + 1 और प्लस x की पावर -½ है तो -½ + 1 और यहाँ भी -½ और +1 और प्लस c। आप देखेंगे घातें तो ये हो जाएगा 3/2 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 3/2 और प्लस यहाँ देखेंगे -½ और +1 है तो ये इसकी घात हो जाएगी ½ एक और धन एक ऋण ½ और धन एक मिला करके ½ हो जाता है और यहाँ पर भी 1/2 और प्लस c और फाइनली इसका आंसर हो जाएगा 2 को ऊपर लाएंगे तो जाएगा 2x⁻³ और डिवाइडेड बाय 3 और प्लस यहाँ देखेंगे तो 2x⁻½ और प्लस c, यही है राइट आंसर। और अगर आप दिए गए विकल्पों में देखेंगे तो वहां पर देखेंगे आप ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21 का हल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो हमें दे रखा है d/dx fx बराबर 4x³ - 3/x⁴। तो यहां से अगर हमें fx की वैल्यू निकालनी है तो हम लिखेंगे fx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ - 3 और ये डिनोमिनेटर में x⁴ इसको न्यूमरेटर में लिखें तो जाएगा x⁻⁻4 और dx। इंटीग्रेट करेंगे तो 4 × x³ का हो जाएगा x⁴/4 और -3 और x⁻⁻4 का हो जाएगा -4 में यही जोड़ेंगे तो जाएगा -3 और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा -3 और प्लस c। तो यहाँ से 4 से 4 कट गया, -3 से -3 कट गया तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा x⁴ और ये जाएगा प्लस x⁻⁻3 और प्लस c। ये है fx की वैल्यू। तो आपको fx की वैल्यू निकालनी थी तो fx की वैल्यू आ गई ये। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि जो c कांस्टेंट है इसकी वैल्यू अभी हमको नहीं मिली है, यानी कि ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है जहां पर c की वैल्यू हमको पता नहीं है। अगर c की वैल्यू पता करनी है तो हमें दिया गया है f2 = 0। तो f2 = 0 का मतलब क्या है कि अगर x की जगह 2 रखेंगे तो पूरा पद क्या हो जाएगा 0। तो लिखेंगे x⁴ का तो 2⁴ हो जाएगा और प्लस x⁻³ यानी 2⁻³ हो जाएगा और प्लस c और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। यहां से देखिए 2⁴ तो 2⁴ का मतलब है 16 और प्लस 2⁻³ का मतलब है इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे तो 2⁻+3 हो जाएगा और इसको लिख देंगे 1/2³ की वैल्यू मतलब होता है 1/8 और प्लस c = 0। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 16 8 = 128 और इसमें 1 जोड़ देंगे तो 129/8 प्लस c = 0 और यहाँ से हमें c की वैल्यू मिल गई, c = 129/8 और वो भी माइनस का। तो स्टूडेंट्स ये था इनडेफिनिट इंटीग्रल और यहाँ पर अगर हम c की वैल्यू को पुट कर देंगे -129/8 तो हमारे पास fx की वैल्यू आ जाएगी, fx = जाएगा x⁴ और प्लस 1/x⁴ और c की जगह -129/8 और यही हो गया आपका आंसर। और दिए गए विकल्पों में अगर इसको चेक करेंगे तो आप देखेंगे इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन और ये हो गया आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स आशा है कि आप इस एक्सरसाइज को समझ गए होंगे और इंटीग्रल कैलकुलस के फंडामेंटल्स को समझ गए होंगे। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय।